जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का आतंकवादी हुआ ढेर। जी हां, भारतीय सेना को मिली बहुत बड़ी कामयाबी। दोस्तों उधर बताएंगे भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ को यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ठहरा दिया सही, कह दिया बहुत जरूरी है ये पाबंदी। आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लगातार बात करने वाले जेलेंस्की, भारत आने वाले जेलेंस्की दोस्तों अचानक से ऐसी बातें क्यों कह दी इन्होंने, जिसने सबको चौंका कर रख दिया। दोस्तों उधर आपको बताएंगे वहीं रशिया ने भारत को 2 नए इंजनों का ऑफर दे दिया, जिसके बाद ट्रंप की भौहें चौंक गई। दोस्तों उधर नेपाल में भी सरकार गिराने के लिए बांग्लादेशी मॉडल का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे की बड़ी मांग। चीनी सोशल मीडिया एक्टिव एक्शन में सेना बताएंगे 16 की अब तक मौत हो चुकी है। दोस्तों इस भारी प्रोटेस्ट में बताएंगे एफबी और इंस्टा बैन ने कैसे लगा दी इतनी आग, और क्या ये एफबी इंस्टा एक बहाना है, असली मुद्दा तो सरकार गिराना है, बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर। इसी बीच कनाडा में खालिस्तानी समर्थक महिला को लगा तगड़ा झटका। कनाडा के नए सरकार पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं खालिस्तानी विरोधी। दोस्तों तो वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले बीजेडी और बीआरएस का सबसे बड़ा ऐलान ले लिया, वोटिंग से दूर रहने का फैसला। आखिर क्यों ये फैसला लिया और साथ ही साथ कौन हो सकता है दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का असली विजेता, ये सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की बढ़ती ताकत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भारी मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस मारे गए आतंकी की पहचान आमिर डार के रूप में हुई है। शोपियां जिला का रहने वाला डार लश्कर तैयबा से जुड़ा बताया जा रहा है। दोस्तों वहीं आतंकियों की गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ के भी घायल होने की खबर है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खुद को घिरा हुआ देखकर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया है और अतिरिक्त बल तैनात किए हैं ताकि आतंकियों को भागने का कोई मौका ना मिल सके। ऐसे में यह खबर हर एक भारतीय के लिए बड़ी ही अच्छी खबर थी दोस्तों, जिससे कि आप ये समझ सकते हैं कि भारतीय सेना हर हाल में भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए इन आतंकवादियों की जड़ें हिलाने में लगे हुए हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत पर ट्रंप के मनमाने टैरिफ को जेलेंस्की ने दे दिया अपना समर्थन, कह दिया रशिया के साथ सौदा करने वाले देशों पर ट्रंप की सख्ती बिल्कुल सही है। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के फैसले को बिल्कुल सही ठहराया। जेलेंस्की का कहना है कि रशिया के साथ व्यापार करने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाना बहुत जरूरी है। वो इससे पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि रूस तेल और गैस बेचकर युद्ध के लिए पैसे जुटा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर रशिया को मदद पहुंचाने वाले देशों पर अमेरिका सख्ती बरत रहा है तो इसमें क्या गलत है। एबीसी न्यूज पर जेलेंस्की से रशिया, चीन और भारत के साथ आने पर सवाल पूछा गया था। इस पर उन्होंने अमेरिकी फैसले को सही ठहराया। वोलोदिमीर जेलेंस्की से पूछा गया था कि एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रशिया एक साथ नजर आए तो ऐसे में क्या भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला ट्रंप का उल्टा पड़ गया। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि रशिया को कैसे रोकना है। पुतिन का हथियार यह है कि वो दुनिया को तेल और गैस बेचते हैं, उनकी इसी ताकत को कम करना होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रशिया और उससे जुड़े व्यक्तियों पर सख्त प्रतिबंध लगने चाहिए, टैरिफ और व्यापार पर रोक लगनी चाहिए। रशिया के साथ जो भी व्यापार करते हैं उन पर भारी सख्ती होना चाहिए। दोस्तों जेलेंस्की ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब हाल ही में वो भारत आने वाले हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शांति समझौते की बात कही थी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी व्लादिमीर पुतिन से एससीओ समिट में तियानजिन में मिलने वाले थे। अब ऐसे में भारत को लेकर इस प्रकार का बयान देना, हालांकि भारत का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इस प्रकार से बयान देना जबकि उनको पता है कि इसमें भारत भी शामिल है, भारत भी रशिया से तेल खरीदता है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां इधर भारत के सुखोई 30 MK फाइटर जेट का इंजन हो रहा बेदम। रशिया ने दिया 2 नए इंजन का ऑफर, क्या कम होगा वायुसेना का सिर दर्द, बता दें। भारत की वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI आज की तारीख में रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। दोस्तों भारत के पास सबसे ज्यादा सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने अपने इसी फाइटर जेट में लगाया हुआ है, लेकिन इस फाइटर जेट का इंजन अब बहुत बड़ा सिर दर्द बन गया है। भारत सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का इंजन AL-31F रशिया से खरीदता है,
लेकिन ये इंजन ना अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर पा रहा है, ना ही अपनी दक्षता पूरी तरीके से साबित कर पा रहा है। भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों की संख्या 260 है और इसमें रूसी AL-31 FP इंजन लगाया गया है। इस इंजन को 2000 के दशक में बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें नेपाल में क्यों संसद तक घुसे उपद्रवी FB और इंस्टा बैन ने कैसे लगा दी इतनी आग, 16 की मौत। लेकिन इसके पीछे चल रहा है नया बड़ा खेल दोस्तों। क्या नेपाल में भी सरकार गिराने के लिए बांग्लादेशी मॉडल की हो गई है तैयारी? बता दें भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सड़क से संसद तक उपद्रव जारी है। राजधानी काठमांडू में शुरू हुए जनरेशन Z यानी जेनजी के विरोध प्रदर्शन में अब तक 16 लोगों की मौतें हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। दरअसल शहर में रविवार से ही बड़े प्रदर्शन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी थी, जो सोमवार दोपहर तक हिंसक हो गई। दोस्तों आपको बता दें नेपाल सरकार की तरफ से फेसबुक, एक्स जैसे 25 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने के बाद ऐसे हालात लगातार बिगड़ते चले गए। नेपाल सरकार ने गुरुवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया साइट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी, क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ रजिस्ट्रेशन कराने में नाकाम रही। मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण के लिए 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया गया था। रविवार को काठमांडू के मध्य में मैतीघर मंडला में दर्जनों पत्रकारों ने 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की और कहा कि यह कदम प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों की अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी पत्रकारों ने जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और आओ बोले जैसे नारे लिखी तख्तियां थामे रखी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक अलग ही खेल चल रहा है जो हम आपको बताने वाले हैं। क्या नेपाल में भी श्रीलंका और बांग्लादेश के मॉडल पर सरकार गिराने की साजिश रची गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंकाई संसद और बांग्लादेश की सरकारी इमारतों पर कब्जा करके सरकार को गिरा दिया था, ठीक वैसा ही नेपाल में भी किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने देश की संसद को घेर लिया है और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटाने की मांग अब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे पर आ चुकी है। नेपाल के सारे युवा सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि अभी तक हिंसक प्रदर्शन में 16 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोमवार को अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें 28 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के आने पर पाबंदी है, इसीलिए इसे जेनजी प्रदर्शन नाम दिया गया। दोस्तों 26 साल से कम उम्र के युवा जिन्हें जेन जेड कहा जाता है, वो न्यू बनेश्वर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध और सरकारी भ्रष्टाचार के विरोध में सड़कों पर उतर आए। अधिकारियों और चश्मदीदों ने बताया कि नेपाली पुलिस ने संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रही युवाओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाई। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने काठमांडू जिला कार्यालय के प्रवक्ता मुक्तिराम रिजाल के हवाले से बताया कि प्रदर्शनकारियों के हिंसक होने के बाद स्थिति को काबू में लाने के लिए हमने कर्फ्यू लगा दिया, जो स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे तक लागू रहा। दोस्तों भारत के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट सुशांत शरीन ने भी बांग्लादेश और श्रीलंका मॉडल का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अब नेपाल की बारी है। क्या हमसे कुछ चूक हो गई है कि सड़कों पर घुसने का ये जबरदस्त विस्फोट हो रहा है? बस एक चिंगारी की आवश्यकता है। हमने इसे श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में देखा है, हम इसे इंडोनेशिया में और म्यांमार में और भी ज्यादा भयावह रूप में देख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों नेपाल में भी सरकार को गिराने की तख्ता पलट की बहुत बड़ी कोशिश होती नजर आ रही है। दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये प्रदर्शन ओली को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं देने वाला और इस विरोध की वजह से ओली की सरकार पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां कनाडा में खालिस्तान समर्थक महिला को लगा तगड़ा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज कर दी शरण की अर्जी। आतंकी ग्रुप पंतवंत सिंह पन्नू के गुट से है इसका संबंध। बता दें कनाडा की फेडरल कोर्ट ने भारतीय नागरिक कंवलजीत कौर की शरण की अपील खारिज कर दी है। कंवलजीत कौर ने कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा है कि खालिस्तान आंदोलन की समर्थक और 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ से जुड़ाव के कारण भारत लौटने पर उनका उत्पीड़न होगा, ऐसे में उनको कनाडा में ही रहने की इजाजत दी जाए। SFJ बैन संगठन है जिसे खालिस्तानी आतंकी ग्रुप पंतवंत सिंह पन्नू चलाता है। पन्नू लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। खालिस्तान का मुद्दा हालिया महीनों में भारत कनाडा के संबंधों में तनाव की बड़ी वजह रही है। दोस्तों कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां बीते कुछ वर्षों में एक बड़ा मुद्दा बनी। कनाडा में लगातार ऐसी रैलियां और भाषण हुए हैं जो भारत विरोध और खालिस्तान के पक्ष में रहे हैं। इसने कनाडा और भारत के संबंध खराब कर दिए हैं। खासतौर से जस्टिन ट्रूडो की सरकार में भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए थे। हालिया समय में दोनों देशों के संबंध में सुधार की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, नेक्स्ट खबर बता दें, पाकिस्तान के नक्शे कदम पर बांग्लादेश IMF से
मांग रहा है 30 अरब डॉलर। जी हां, बांग्लादेश में तख्ता पलट के 1 साल होने के बाद भी हालात सुधर नहीं पाए। शेख हसीना के समय में उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला बांग्लादेश अब आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। बांग्लादेश के वित्त सलाहकारी से निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की उम्मीद कर रहा है। पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश भी IMF से कर्ज लेने की कोशिश में लगा हुआ है। वित्त सलाहकार डॉक्टर सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसियों से उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम 30 अरब डॉलर की आवश्यकता है। इसके बजाय सरकार IMF से सिर्फ 1 से 1.5 अरब डॉलर पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वित्त सलाहकार ने यह बयान ढाका के अगर गांव स्थित PKSF भवन में जलवायु प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान दिया है। बांग्लादेश इस समय जलवायु संकट से जूझ रहा है। देश में गर्मी बढ़ रही है, साथ ही नदी और समुद्र का जलस्तर भी बढ़ रहा है। साथ ही साथ बता दें, टैरिफ के बाद अमेरिका ने भारत को दिया एक और बड़ा और तगड़ा झटका। वीजा को लेकर बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर संबंध खट्टे हुए हैं। इस बीच उसने एक और टेंशन देते हुए अपने वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि नॉन इमिग्रेंट वीजा यानी NIV के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब अपने देश या कानूनी निवास वाली जगह पर ही इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। अमेरिका के इस आदेश के बाद भारतीय किसी और देश का सहारा लेकर जल्दी में अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 सितंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि तत्काल प्रभाव से विदेश विभाग ने सभी नॉन इमिग्रेंट आवेदकों के लिए वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के अपने निर्देशों को अपडेट दिया है। नॉन इमिग्रेंट यानी गैर अप्रवासी वीजा एक प्रकार का वीजा है जो विदेशियों को अस्थायी उद्देश्यों के लिए अमेरिका में एंट्री की इजाजत देता है। ये पर्यटन, व्यवसाय, मेडिकल ट्रीटमेंट और अस्थायी काम या अध्ययन के लिए दिया जाता है। ये वीजा अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने के इरादे से नहीं दिया जाता और इसकी एक निश्चित अवधि होती है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में बस अब एक ही दिन बाकी है। ऐसे में 2 तटस्थ दलों के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्र समिति बोले तो BRS और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल बोले तो BJD ने मतदान से दूर रहने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि ये दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ना ही NDA और ना ही इंडिया ब्लॉक के। दोनों दलों ने कहा है कि वे NDA और इंडिया ब्लॉक दोनों से समान दूरी बनाए रखेंगे और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान में शामिल नहीं होंगे। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामा राव ने सोमवार को कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाग न लेने का निर्णय राज्य में यूरिया की कमी को लेकर तेलंगाना के किसानों की पीड़ा की अभिव्यक्ति है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर यूरिया की कमी के मुद्दे को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि यूरिया की कमी इतनी ज्यादा है कि कतारों में लगे किसानों के बीच हाथापाइयां हो रही है। KTR ने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में नोटा का विकल्प उपलब्ध होता तो BRS इसका प्रयोग कर सकती थी। वैसे दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो आप लोग कमेंट में पूछते हैं कि कौन बनेगा भारत का अगला उपराष्ट्रपति, तो आपको बता दें कि NDA और इंडिया गठबंधन के संख्या बल के बारे में कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। दरअसल कल यानी 9 सितंबर को देश के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस चुनाव पर है और लोग ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि देश के उपराष्ट्रपति NDA उम्मीदवार CP राधाकृष्णन होंगे या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी बनेंगे। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन जीत सकते हैं, लेकिन जीत का अंतर पिछले चुनावों में जितना बड़ा होना मुश्किल लग रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में कुल मिलाकर 781 सदस्य हैं। इसमें NDA को सपोर्ट करने वाले सदस्यों की संख्या 439 है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले सदस्यों की संख्या 327 है। इस लिहाज से NDA के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के पास सांसदों की संख्या ज्यादा है और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार B सुदर्शन रेड्डी उनसे पिछड़ सकते हैं। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अगला उपराष्ट्रपति, कमेंट में जरूर सुझाव दीजिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।